हाय एवरीवन। तो देखते हैं एक बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर जो कि क्लास 10th हिस्ट्री का है। एंड ये चैप्टर जो है काफ़ी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसमें काफ़ी पर्टिकुलर टॉपिक्स लिए गए हैं, बट दिस टॉपिक्स आर रियली इम्पॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड, क्योंकि इसमें काफ़ी ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि दे आर वेरी बेसिक बट एट द सेम टाइम इट्स रियली आपको इसकी नॉलेज होनी चाहिए विच विल हेल्प यू इन वैरायटी ऑफ सोर्सेज। तो चलिए देखते हैं कि आखिर इसके अंदर है क्या। तो चैप्टर का नाम है द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड। तो ये हिस्ट्री का चैप्टर है। काफ़ी लंबा चैप्टर था ये, लेकिन इसमें से बहुत ही स्पेसिफिक टॉपिक्स छोड़े हैं सीबीएसई ने, विच इज़ नेसेसरी फॉर द स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 टू बी अंडरस्टूड। तो वो टॉपिक्स जैसे अब आप इसके टॉपिक के नाम से ही थोड़ा एक अंदाज़ा लगा सकते हैं खुद भी। द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड, इसमें ज़्यादातर जो फोकस होगा वो ग्लोबलाइजेशन के ऊपर होगा। तो जैसे ग्लोबलाइजेशन का सबसे पहले मतलब समझ लेते हैं तो ये चैप्टर समझने में और ज़्यादा आसानी होगी। देखिए, ग्लोबलाइजेशन का मतलब ये होता है कि कोई भी ऐसा आविष्कार जब उसका पूरे वर्ल्ड पे इम्पैक्ट हो। जैसे एग्जांपल इंटरनेट। इंटरनेट की एग्जांपल्स आप समझ सकते हैं कि इंटरनेट, जाहिर सी बात है, किसी एक इंसान ने, किसी एक कंट्री के ही इंसान ने उसको खोजा होगा, लेकिन आज दुनिया जितना सांस लेना ज़रूरी है उतना इंटरनेट का एक्सेस भी ज़रूरी है। इंटरनेट नहीं होगा तो शायद ये दुनिया एक टाइम पे सांस लेना बंद कर देगी, है ना। तो जिस तरीके से इंसान के लिए सांस लेना ज़रूरी है, उसी तरीके से आज के टाइम पे अर्थ पे इंटरनेट का एक्सेस भी उतना ही ज़रूरी है। तो ग्लोबलाइजेशन वो एक फेज़ होता है या एक ऐसी टेक्नोलॉजी या फिर एक ऐसा मोड है जिसके थ्रू किसी एक चीज़ जो कहीं भी एनीवेयर इन द वर्ल्ड जहाँ पे भी उसकी खोज हो रही है, लेकिन दुनिया का हर एक इंसान उस चीज़ का यूज़ करता है, दैट इज़ व्हाट ग्लोबलाइजेशन मीन्स। जैसे अगर आप अभी पढ़ेंगे क्लास 10th हिस्ट्री में ही आपका इस बार, पर अगर 9th में भी अगर आपने थोड़ा बहुत हो आपके सिलेबस में आया तो उससे आपको आइडिया होगा, या नहीं होगा तो अभी तो है ही, आप समझेंगे कि जैसे हमारी कंट्री में हमेशा से हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ ज़्यादा रही हैं। हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ क्या होती हैं? जिसमें हैंड की मदद से काम किया जाता है, ज़्यादा मशीनरी यूज़ नहीं होती। लेकिन जब बिग इंडस्ट्री, जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ था इंग्लैंड के अंदर 18 सेंचुरी के आसपास, तब वहीं से दुनिया में बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़, एमएनसीज़ जैसी टेक्सटाइल, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज़, ऐसी ऐसी इंडस्ट्रीज़ जो है लगना शुरू हुई थी। तो जाहिर सी बात है, वो खोज तो मतलब इतने लार्ज स्केल इंडस्ट्री की खोज तो इंग्लैंड ने की थी, लेकिन वो इंडिया में, चाइना में, जापान में, यूरोप में, रशिया में, पता नहीं कहाँ कहाँ, जितनी मतलब जितना भी ये दुनिया है, हर जगह लार्ज स्केल इंडस्ट्री आज के टाइम पे यूज़ होती है। तो वो कैसे हुआ? आइडिया तो सिर्फ इंग्लैंड का था, तो वहीं पे यूज़ होना चाहिए था। इट्स ऑल बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन। तो ग्लोबलाइजेशन का मतलब ही होता है दैट द एक्सेस ऑफ अ थिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड में यही बात पढ़ने जा रहे हैं। तो देखिए, इसमें बेसिकली बताया जा रहा है कि कैसे कुछ ट्रैवलर्स जो हैं पहले के टाइम पे, अब आज के टाइम पे हमें कुछ भी मैसेज भेजना होता है तो हम अपना फ़ोन उठाते हैं, मैसेज टाइप किया और चला गया। या फिर आज के टाइम पे तो मैसेज का यूज़ सबसे ज़्यादा ही होता है। जो लोग कपल्स होते हैं, तो पहले के टाइम में अगर आपको पता होगा, जैसे मूवीज़ वगैरह में भी हमने देखा है, तो कैसे जो कबूतर होता था उसके थ्रू लोग अपने लव लेटर्स भेजते थे, या जो आर्मीज़ वगैरह होते थे वो भी आज के टाइम पे भी तो मतलब जो आर्मीज़ होती हैं, जो बीएसएफ पे बॉर्डर पे जो पुलिस फोर्स होते हैं, वो लोग कैसे लेटर्स वगैरह भेजते हैं। तो वो क्या था, वो टाइम कंज्यूमिंग मोड ऑफ कम्युनिकेशन है ना, जो लेटर्स है। या फिर जो अगर मान लीजिए इंटरनेट नहीं होता तो क्या होता कि हम लेटर्स के थ्रू ही अपने मैसेजेस को यहाँ से वहाँ, एक जगह से दूसरी जगह पहुँचा सकते थे। लेकिन जस्ट बिकॉज ऑफ इंटरनेट आज के टाइम पे कोई अमेरिका में बैठा होता है हमारे घर का, और यहाँ पे इंडिया में, पंजाब में, बिहार में, उड़ीसा में, कहीं पे भी बैठे हुए इंसान से बात कर रहा है, वीडियो कॉल कर रहा है ना, ये वो। तो ये चैप्टर हमें यही समझाने की कोशिश कर रहा है कि कैसे पहले के टाइम में जो लोग थे, फिर चाहे वो ट्रेडिंग हो, उसके लिए काफ़ी टाइम लगता था, काफ़ी मेहनत लगती थी, लोगों को एकदम लंबा लंबा रास्ता तय करना पड़ता था, तब जाके वो एक जगह से दूसरे, ट्रांसपोर्टेशन की कमी थी तो बहुत लंबे लंबे पैदल जाते थे वो अपना कोई भी छोटा से छोटा, बड़ा से बड़ा काम करने के लिए। तो उस टाइम पे सिल्क रूट एक पाया गया। सिल्क रूट जो है, इसके थ्रू चाइनीज़ सिल्क को यू नो चाइनीज़ सिल्क का ट्रेड किया जाता था, मतलब एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट। एक चीज़ याद रखिएगा हमेशा जिसमें
कंफ्यूज होते हैं। इंपोर्ट का मतलब होता है अपनी कंट्री के अंदर मंगवाना। जैसे इंडिया में मान लीजिए ऑयल उतना ज़्यादा मात्रा में नहीं होता, लेकिन अगर गल्फ़ कंट्री की बात करें तो वहाँ पे ऑयल ज़्यादा होता है। तो वहाँ से हम जब मंगवाते हैं, सऊदी अरब से जब कोई चीज़ इंडिया में आएगी तो उसको कहते हैं इम्पोर्ट। और यही मान लीजिए कि हमारी कंट्री में कॉटन बहुत अच्छी क्वालिटी का होता है, तो जब हम कॉटन अमेरिका को बेच रहे हैं या मान लीजिए सऊदी अरब ने मंगाया उसको ही बेच रहे हैं, तो होता है एक्सपोर्ट। मतलब अपनी कंट्री के अंदर आना इज़ इम्पोर्ट और अपनी कंट्री से बाहर जाना इज़ एक्सपोर्ट, ठीक है ना। तो सिल्क रूट के थ्रू चाइनीज़ सिल्क का ट्रेड हुआ करता था। तो जाहिर सी बात है कि अब चाइना से लोग एशिया आए, यूरोप गए, नॉर्थ अमेरिका गए, तो ये रूट जो है इन सब पार्ट्स को कनेक्ट करता था। मतलब देखिए कि जो चाइनीज़ सिल्क था वो चाइना में भी यूज़ होता था। उसके अलावा क्योंकि लोग इन कंट्रीज़ में भी जाते थे तो यहाँ पे भी चाइनीज़ सिल्क का यूज़ होता था। तो ये क्यों है? इट्स ऑल बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन दिस थिंग हैज़ बिन पॉसिबल। वही अगर हम बात करें तो 15 सेंचुरी से पहले जो सिल्क रूट था इसका इतना ज़्यादा एक्सेस नहीं देखने को मिलता था। जो चाइनीज़ सिल्क और पोइट्री थी ना, ये बनना स्टार्ट हुई 15 सेंचुरी के बाद, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में बनना शुरू हुई, है ना। और ये सब पूरी दुनिया में लोग इसको यूज़ करने लगे। आज के टाइम पे हम देखते हैं चाइनीज़ टॉयज़ वगैरह कितना ज़्यादा, हम अगर अपनी कंट्रीज़ का एग्जांपल लें तो सबसे ज़्यादा चाइना के टॉयज़ बिकते हैं। क्यों? बिकॉज़ दे आर चीपर एंड एट द सेम टाइम काफ़ी फ़ाइन क्वालिटीज़ के भी होते हैं। मतलब जितना उसका प्राइस है उसके अकॉर्डिंग से द क्वालिटी इज़ प्रीटी गुड। तो मेटल्स की बात करें जैसे कि गोल्ड एंड सिल्वर, इन सब चीज़ों का ट्रेड उस टाइम पे बहुत ज़्यादा देखने को मिलता था। तो एक कंट्री से दूसरी जगह चीज़ें जाती थी। देख रहे हैं ना ग्लोबलाइजेशन का रूल। फिर उसके बाद से अगर बात करें तो ये जो सिल्क रूट था इसके थ्रू लोग यूरोप टू एशिया भी फ़्लो करते थे। मतलब यूरोप में सबसे ज़्यादा गोल्ड और सिल्वर मेटल्स काफ़ी अच्छे क्वालिटीज़ के होते थे। तो यूरोप कंट्री से जो मेटल्स हैं जैसे गोल्ड और सिल्वर, ये एशियन कंट्रीज़ में लाए जाते थे। चाइना से चाइनीज़ सिल्क हर जगह एक्सपोर्ट किया जाता था क्योंकि बहुत डिमांड थी, और यूरोप से मेटल्स जैसे कि गोल्ड एंड सिल्वर लाया करते थे हम एशियन कंट्रीज़ में, ठीक है ना। और हम देखें तो जैसे रिलीजन है, यूरोप में भी रिलीजन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो रिलीजन भी कहीं ना कहीं एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र हुआ बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन। तो अब लोग मान लीजिए कि अब यहाँ से चाइना से कोई इंसान चला है, ठीक है, और वो एशिया में गया, यूरोप में गया, नॉर्थ अफ्रीका में गया, अमेरिका में गया, तो जाहिर सी बात है वो चाइनीज़ कल्चर, चाइनीज़ सामान, चाइनीज़ लैंग्वेज, चाइनीज़ कपड़े, हर एक चीज़ अपना लेके, मतलब एक तरीके से वो दिखाई तो रहा है ना। अगर वो चाइना का तो अपने तरीके का ही लैंग्वेज बोलेगा, वैसे ही कपड़े पहनेगा। तो वही चीज़ बताया जा रहा है यहाँ पे कि कैसे सिल्क रूट के थ्रू इतने सारे कल्चर्स आपस में मिक्सअप हो रहे हैं, एक्सचेंज हो रहे हैं, क्योंकि लोग एक जगह से दूसरी जगह पे माइग्रेट हो रहे हैं। वहीं पे अगर बात करें तो और क्या होता है, सिल्क रूट की हेल्प से ट्रेड और कल्चरल एक्सचेंज भी देखने को मिला। टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ भी बहुत सारी कंट्रीज़ में लगी। और जैसे इंडिया का स्पाइसेस कितना ज़्यादा फेमस है हम सबको पता है ना। और साउथ एशिया जो कि जिसमें इंडिया भी आता है, इंडिया, चाइना, जापान, ऐसी ऐसी कंट्री साउथ एशिया में आती है। तो जो टेक्सटाइल और स्पाइसेस इंडिया के पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड में हमारे इंडिया के स्पाइसेस का कोई मुकाबला नहीं। तो ये सब चीज़ें भी जाहिर सी बात है कि अगर हमारे यहाँ के लोग किसी दूसरी कंट्री जब गए होंगे, ऑफ कोर्स जाते ही होंगे, है ना, काफ़ी सारे चीज़ों की वजह से, तो हमारा भी कल्चर प्रमोट हुआ, हमारा भी स्पाइसेस लोगों को पता चला कि हाँ, इंडिया से ज़्यादा चटपटा खाना कहीं नहीं मिलता, वैरायटी नहीं मिलती। तो ये सब चीज़ें हैं कि मतलब कैसे जब एक इंसान एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है तो चीज़ें शिफ्ट हो रही हैं। इसके अलावा इस चैप्टर में और बताया हुआ है फूड ट्रेवल्स के बारे में कि कैसे जो खाना है, मतलब जो कुछ आइटम्स होते हैं जो कि पूरे वर्ल्ड वाइड यूज़ किया जाता है। अब जैसे मान लीजिए कि जब हम जापान या चाइना ऐसी कंट्री में जाते हैं, वहाँ पे नूडल्स जैसी चीज़ें ज़्यादा खाने को मिलती है। मतलब उनका बेसिक खाना, ये जो बेसिक नेसेसिटी फूड होता है उनका वही नूडल्स वगैरह होता है या सूप। और हमारे यहाँ पे तो दाल चावल भात, है ना। और बिहार वगैरह में भात बोलते हैं चावल को, रोटी सब्जी अंडा, ये वो हम सब ज़्यादा खाते हैं। नूडल्स तो हमारे लिए इट्स लाइक अ स्नैक। तो फूड और जो जैसे अपने पंजाब की अगर हम बात करें तो वहाँ पे सरसों का साग, मक्के दी रोटी, राजस्थान में दाल बाटी चूरमा, ये सब मतलब हम रोज़ में खाते हैं। तो हमारे खाने में कितना स्पाइसेस है, एकदम चटपटा सा। पर कुछ ऐसे कॉमन आइटम्स है जो हर जगह यूज़ होते हैं, जैसे कि पोटैटो एंड स्पेगेटी। स्पेगेटी एक नूडल्स की तरह ही होता है, वो अपने मतलब का रीजन में बोलने का अंदाज़ अलग होता है। जैसे हम लोग तो किसी को भी चाउमीन नूडल्स बना देते,
तो स्पागेटी नूडल्स जैसा ही दिखता है, चाइना में बोलते हैं इस चीज़ को, ठीक है। तो जो फूड ट्रेवल्स भी देखने को मिलता है बिकॉज ऑफ द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड, मतलब लोग एक जगह से जो दूसरी जगह जाते हैं। इसके अलावा जो न्यू क्रॉप्स, जैसे मान लीजिए इंडिया में कोई ऐसी क्रॉप उग रही है और उसके बारे में दूसरी कंट्रीज़ को नहीं पता, मतलब वहाँ पे नहीं उग रही है, तो ये भी आइडिया जब इंडिया का कोई इंसान वहाँ जा रहा है या कोई फॉरेन का हमारे यहाँ पे आ रहा है तो ये भी एक्सचेंज होता है कि भाई हाँ ऐसी भी कोई क्रॉप है और हम इसको भी उगा सकते हैं। और अगर वेस्ट कंट्री में बात करें तो वेस्ट कंट्री से चाइना में नूडल्स आया है ना, और चाइना से वेस्ट कंट्री में नूडल्स का आइडिया गया। और अरब ट्रेडर्स जो हैं उन्होंने वहाँ पे पास्ता वगैरह आया 5th सेंचुरी में, है ना। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो इटली में पोटैटो, सोया, टमाटो, मीज़, ये सब चीज़ों का पता चला तो वहाँ पे भी लोग यूज़ करने लगे। यूरोप में क्या हुआ, जो क्रिस्टोफर कोलंबस थे जब आए थे तो उन्होंने एक कॉन्टिनेंट को फाइंड किया था विच इज़ अमेरिका। तो ऐसे ऐसे करते करते मतलब एक इंसान एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है तो नई नई खोज भी कर रहा है, फिर चाहे वो कोई रास्ता हो, कोई क्रॉप हो, कोई फूड हो, कोई प्रोडक्ट हो, इंडस्ट्री हो, कम्युनिकेशन हो, मतलब हर एक वो चीज़ आपस में इंटरेक्ट हो रही है विच इज़ अ नीड ऑफ ह्यूमंस। ये अगर हम बात करें तो आयरलैंड में आलू जो है बहुत कॉमन, 1840 में 1840s के मिड में 100,000 लोग जो है ना मरे थे बिकॉज ऑफ अ कॉमन डिजीज़। मतलब मान लीजिए कि अमेरिका में कोई डिजीज़ पाया गया और वो लोग, क्योंकि अमेरिका का कोई इंसान यूरोप में पहुंचा होगा तो वहाँ भी ले गया, वहाँ भी फैल गया, तो काफ़ी लोग मरे थे। तो ये मतलब एक चीज़ आपको समझा रहा है कि कैसे ग्लोबलाइजेशन के कारण एक जगह से सिर्फ अच्छी चीज़ें ही नहीं, बुरी चीज़ें भी, जैसे डिज़ीज़ भी, जो बीमारियां हैं वो भी ट्रांसफ़र होती हैं। भूखमरी भी देखने को मिलता है कि जैसे कोरोना आया था उसमें कैसा हाल हो गया था, सबको लिमिटेड प्रोडक्ट्स मिल रहे थे तो कितना बुरा हाल था ना, तो पूरा वर्ल्ड उस चीज़ को फेस कर रहा था। वो भी क्या है, एक तरीके का ग्लोबलाइजेशन का ही हम कह सकते हैं, समझने का एक कॉन्सेप्ट है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो कॉन्क्वेस्ट, डिज़ायर एंड ट्रेड, तो यूरोपियन सी रूट के थ्रू एशिया अमेरिका जो है 16th सेंचुरी में आए थे लोग, कॉलोनीज़ बनाई गई थी, काफ़ी ट्रेड वगैरह के पर्पज़ से हम सबको पता है ब्रिटिशर्स इंडिया में आए थे, फिर उन्होंने पॉलिटिकली भी अपना पावर यहाँ पे जमा लिया था। अमेरिका, क्योंकि अमेरिका में बहुत ज़्यादा मिनरल्स होते हैं, इसके अलावा क्रॉप्स है, माइंस वगैरह देखने को बहुत ज़्यादा मिली हमें, कहाँ पे, पेरू एंड मेक्सिको में। तो ये सब चीज़ें हैं, एक्सचेंज होती रहती हैं। पुर्तगीज़ और स्पेनिश में कॉलोनाइज हुआ टेरिटरी। और गन्स, जैसे मान लीजिए कि कोई गन्स है, गन्स अमेरिका से एक जगह से दूसरी जगह नहीं उन्होंने भेजा, लेकिन जर्म्स जो है वो पहुंच गया, तो इससे क्या हुआ कि लोग काफ़ी ज़्यादा पैमाने पे मरे। तो 19th सेंचुरी तक पोवर्टी, हंगर काफ़ी देखने को मिला, रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट्स देखने को मिले। यूरोप और अमेरिका जैसी कंट्रीज़ में काफ़ी कुछ चेंजेस हुए, अफ्रीका से वर्कर को यूरोप में लाया गया और कॉटन एंड शुगर जैसी चीज़ों को बहुत ज़्यादा मात्रा में उगाया जाता है। तो ये था पूरा चैप्टर, द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड, एंड आई होप इट्स क्लियर, एंड इफ इट इज़ देन you know what you have to do. You have to subscribe the channel, like the video. Thank you.